इंसानी तहजीब की तारीख में अगर किसी कॉन्सेप्ट ने सबसे गहरा असर डाला है तो वो है तज़कियतुन नफ्स, यानी नफ्स की पाकिज़गी और रूह की तरबियत। इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पिरिचुअल पोइट्री या इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है जिसे क्लासिकल स्कॉलर्स ने इल्म की एक मुकम्मल ब्रांच के तौर पर डेवलप किया। कुरानी फ्रेमवर्क के मुताबिक इंसान की शख्सियत 3 बुनियादी सतहों पर मुश्तमिल होती है: नफ्स, कल्ब और रूह। नफ्स इंसानी हवाइश और इंस्टिंक्ट्स का मरकज होता है। कल्ब मॉरल अवेयरनेस और स्पिरिचुअल परसेप्शन का मरकज होता है। और रूह वो लतीफा है जो इंसान को रब्बानी निस्बत देता है। क्लासिकल मुफासिरीन और मुतकल्लिमीन ने ये वाज़े किया कि इंसानी जिंदगी का असल इम्तिहान इसी इंटरैक्शन में छुपा है। अगर नफ्स डोमिनेट करे तो इंसान सिर्फ इंस्टिंक्ट्स का गुलाम बन जाता है। अगर कल्ब और रूह गालिब हो जाएं, तो इंसानी फितरत अपनी असली तवाज़ुन की हालात में वापस आ जाती है। इस रूहानी निजाम को समझने के लिए सबसे पहले तरबियतुन नफ्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इस्लामिक स्कॉलरशिप के मुताबिक नफ्स एक स्टैटिक चीज नहीं, बल्कि एक डायनामिक रियलिटी है जो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारती है। पहला मरहला नफ्से अम्मरा है। ये वो साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां इंसानी इरादा हवाइश के ज़ाहिर असर होता है। क्लासिकल एथिकल टेक्स्ट्स में इस स्टेज को मॉरल डिसिप्लिन की कमी और सेल्फ कंट्रोल की कमजोरी से रिलेट किया गया है। दूसरा मरहला नफ्से लव्वामा है। इस स्टेज पर इंसानी ज़मीर जगना शुरू होता है। इंसान अपनी गलतियों का एहसास करता है और अंदर से एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट असल में रूहानी तरक्की का आगाज होता है, क्योंकि यहां से इंसान सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सीखता है। तीसरा और बुलंद मरहला नफ्से मुतमइन्ना है। इस हालात को स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जहां इंसानी शख्सियत में एक गहरा सुकून और तवाज़ुन पैदा हो जाता है। यहाँ इंसान की सोच, अखलाक और अमल में एक हार्मनी नजर आती है। इस्लामिक एथिकल फिलॉसफी के मुताबिक इस ट्रांसफॉर्मेशन का बुनियादी टूल तज़किया और मुजाहदा है। मुजाहदा का मतलब डिसिप्लिन स्ट्रगल है, जहां इंसान अपनी हवाइश को रेगुलेट करता है और अखलाकी सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है। क्लासिकल सूफी मैनुअल्स में इस प्रोसेस को एक ट्रेनिंग सिस्टम की तरह एक्सप्लेन किया गया है। इस ट्रेनिंग के बुनियादी कंपोनेंट्स में जिक्र, मुराकबा, मुहासबा और सोहबत शामिल है। जिक्र मेमोरी और कॉन्शियसनेस को डिवाइन ओरिएंटेशन देता है। मुराकबा इनवर्ड अवेयरनेस डेवलप करता है, जहां इंसान अपनी सोच और नीयत का मुशाहिदा करता है। मुहासबा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अमल है, जहां इंसान अपने अमल का डेली इवैल्यूएशन करता है। और सोहबत यानी राइटियस कंपेनियनशिप इंसानी कैरेक्टर फॉर्मेशन में सेंट्रल रोल अदा करती है। इस्लामिक हिस्ट्री में इस इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क को मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने सिस्टमेटाइज किया। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को लॉ और एथिक्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की। इन स्कॉलर्स के नजदीक रूहानियत सिर्फ पर्सनल एनलाइटनमेंट नहीं थी। उनके लिए रूहानियत का फाइनल ऑब्जेक्टिव मॉरल सिविलाइजेशन की तामीर था। जब इंडिविजुअल लेवल पर अखलाकी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसका असर सोशल स्ट्रक्चर्स पर भी नजर आता है। जस्टिस, कंपैशन और अकाउंटेबिलिटी जैसे वैल्यूज सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं रहते, बल्कि सोसाइटी की कल्चरल फाउंडेशन बन जाते हैं। इसीलिए इस्लामिक सिविलाइजेशन की इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में स्पिरिचुअलिटी और सोशल एथिक्स हमेशा इंटरकनेक्टेड रहे हैं। स्कॉलर्स ने यह एम्फसाइज किया कि अगर रूहानी तरबियत सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाए तो स्पिरिचुअलिटी एस्केपिज्म बन जाती है, और अगर सोशल सिस्टम रूहानी वैल्यूज से खाली हो जाए तो वो सिर्फ पावर और मटीरियलिज्म का निजाम बन जाता है। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तज़कियतुन नफ्स सिर्फ एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन का एथिकल इंजन है। ये कॉन्सेप्ट इंसान को सिर्फ इबादत करने वाला फर्ज नहीं बनाता, बल्कि एक ऐसा शख्स बनाता है जो अपने अंदर डिसिप्लिन, इंसाफ और रहमत की क्वालिटीज डेवलप करता है। और जब ऐसे अफराद सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं तो तहजीबें सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर नहीं, बल्कि अखलाकी बुनियादों पर खड़ी होती है। इसलिए रूहानी तरबियत का सफर असल में इंसानी जिंदगी के सबसे गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। वो सवाल ये है, इंसान अपनी फितरत को कैसे समझे,
अपने नफ्स को कैसे डिसिप्लिन करे और अपनी जिंदगी को एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल डायरेक्शन कैसे दे। जब ये सवाल समझ लिया जाता है तो रूहानियत कोई वेग कॉन्सेप्ट नहीं रहती, वो एक इंटेलेक्चुअल और एथिकल साइंस बन जाती है जो इंसानी शख्सियत को समझने और उसे बेहतर बनाने का सिस्टमैटिक तरीका प्रोवाइड करती है।